जिनको हार्ट अटैक होता है 60% डायबिटीज़ होते हैं, जिनकी किडनी डैमेज होती है 30% डायबिटीज़ होते हैं, जिनको रेटिनोपैथी होती है 20% वो डायबिटीज़ होती है। एक तो डायबिटिक पर्सन इसलिए बोला कि ये नहीं कि वंस डायबिटीज़ फॉर एवर डायबिटीज़। कई पेशेंट हमारे आते हैं, उनकी शुगर बढ़ जाती है, उनको कहते हैं कि सैर करो, ये सब कुछ करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, कहते हैं 2 गोली ज़्यादा खा लेंगे। सो गोली को अमृत थोड़ा है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है बच के रहना। आपको पता ही है, ये बच के रहना प्रोग्राम हमने बनाया है कि लोगों को ऑथेंटिक नॉलेज मिले ताकि बीमारियों से बच के रहें। बीमारियों से बच के रहना है तो फिर डॉक्टर ही बताएंगे कि बीमारियों से कैसे बचना है। आप हिंदुस्तान के मायनाज डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इतना आपका एक्सपीरियंस है, 25 साल का आपकी, अलग अलग पंजाब के क्षेत्रों में आप जाते हैं, इवन जम्मू में भी जाते हैं, पठानकोट जाते हैं, फिरोजपुर जाते हैं, अमृतसर में आपकी ओपीडी है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आपसे बेनिफिट लेते हैं, आप ऑनलाइन भी करते हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में आके आपने ये शिरकत करी है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ। और डॉक्टर साहब, मैं अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मधुमेह है, डायबिटीज़, शर्करा, शुगर, ये क्या बीमारी है? पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया। मैं आपके पहले और भी प्रोग्राम देखे, बच के रहना, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव, एजुकेटेड एंड अथेंटिक प्रोग्राम होता है। आपकी मैं तारीफ़ करूँगा कि आप जितने भी प्रोग्राम लाते हो, आप एक एक्सपर्ट के पास जाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आजकल इंटरनेट पे, ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अब लोगों को पता नहीं वो इन्फॉर्मेशन राइट है कि रॉन्ग है। आपका ये बच के रहना प्रोग्राम है, वो आप एक ऑथेंटिक एक्सपर्ट के पास जाते हो और लोगों के जो नॉलेज डिसेमिनेट करते हो, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड वंस अगेन आई विल थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस डायबिटीज़ विच इज़ ए पैंडेमिक एंड इट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। अब डायबिटीज़ है क्या? इसका एक कॉमन फीचर है हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर। अब इसके 2 रीज़न होते हैं, या तो बॉडी इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाती या इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल नहीं बनाती वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अब इसको डायग्नोज करने के लिए क्या है, अगर फास्टिंग शुगर आपकी 126 है, खाना खा के 200 से ज़्यादा है और HbA1c 6.5 या उससे ज़्यादा है, इट मीन्स यू आर ए डायबिटिक पर्सन। अगर आपकी शुगर 100 से 125 है, देन यू आर प्री डायबिटिक। अगर आपकी 140 से 199 है, यू आर प्री डायबिटिक। अगर HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है वो आपका 5.7 से 6.4 है, देन आप प्री डायबिटिक हो। ये डेफिनेशन है डायबिटीज़ की और ये रीज़न है डायबिटीज़ का शुगर बढ़ने का। डॉक्टर साहब, आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमको इसको पेशेंट नहीं कहना चाहिए, इट्स पर्सन कहना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कई बार कोई इंसान ब्लड शुगर अपना चेक कराता है तो उसकी लेवल आ गया 130, 135, तो उसके मन को अपने समझाने के लिए वो ये ज़रूर कहेगा कि नहीं मैं तो बॉर्डर लाइन पे हूँ, आई एम नॉट डायबिटिक। ठीक है ना जी? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, ये क्या चीज़ है? एक तो डायबिटिक पर्सन इसलिए बोला कि ये नहीं कि वंस डायबिटीज़ फॉर एवर डायबिटीज़। एक पेशेंट है, उसकी HbA1c ज़्यादा आता है, फास्टिंग ज़्यादा आती है, पोस्ट पेंडिल ज़्यादा आती है, खाना के ज़्यादा आती है, वो जाके डाइट कंट्रोल करता है, सैर करता है एंड डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करता है, तो ही कैन वर्स डायबिटीज़। सो डायबिटिक पेशेंट लेबल करना किसी को कोई सेंसिबल टर्म नहीं है। सो डायबिटिक पर्सन मीन यू कैन गो बैक टू नॉर्मल ग्लाइसेमिक कंट्रोल आल्सो। अब बॉर्डर लाइन होती है कि जैसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। व्हाट इज़ प्री डायबिटीज़? उसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे खाना खा के 100 से लेके 120 तक, 25 तक है। उसका HbA1c जो 3 महीने वाला 5.7 से 6.4 है, उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। अब सारे प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ नहीं होती। कई बार होता है बिट ऑफ मिसफॉर्च्यून इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको पता लगता है आपको प्री डायबिटीज़ है, आप वेट कंट्रोल करते हो, आप सैर करते हो, सारी प्रिकॉशन फॉलो करते हो, तो आप नॉर्मल शुगर में रिवर्ट कर जाते हो। सो प्री डायबिटीज़ के सारे पेशेंट डायबिटीज़ में नहीं जाते, कुछ चले भी जाते हैं 5 to 10% पर ईयर, तो काफ़ी रिवर्स भी कर सकते हैं। सो बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज़ की ये डेफिनेशन है। डॉक्टर साहब, इसी बात से एक बात बीच में से निकली है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि लाइफस्टाइल से, प्रिकॉशन लेने से डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, तो फिर जो इंसान डायबिटिक पेशेंट है, मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पेशेंट,
वो एक मेडिसिन ले रहा है, पूरा कोर्स कर रहा है मेडिसिन का, तो फिर क्या उसको परहेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि मेडिसिन के साथ अगर तो मेडिसिन खानी है तो फिर परहेज क्यों करना है, अगर परहेज करना है तो फिर मेडिसिन क्यों खानी है? ये भी आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। कई पेशेंट हमारे आते हैं, उनकी शुगर बढ़ जाती है, उनको कहते हैं कि सैर करो, ये सब कुछ करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, कहते हैं 2 गोली ज़्यादा खा लेंगे। सो गोली को अमृत थोड़ा है, एवरी मेडिसिन हैज़ सम साइड इफेक्ट। अगर आप उसको डाइट कंट्रोल करते हो, वेट कंट्रोल करते हो, सैर करते हो, आप सिर्फ शुगर को ही नहीं बेनिफिट कर रहे। द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर रहे हो, अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक कर रहे हो, अपने जो लिवर का फैट ठीक कर रहे हो, आप स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, आप डी स्ट्रेस कर रहे हो। सो सिर्फ डायबिटीज ओरिएंटेड नहीं लाइफस्टाइल चेंजेस। सो डायबिटीज इज वन पार्ट ऑफ दैट। उसके साथ जो बाकी भी आते हैं उसके रिश्तेदार, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, स्लीप एपनी है, स्नोरिंग बड़ी बढ़ जाती है, तो इन सब चीज़ों को बेनिफिट होता है। सो फर्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल करनी, अपनी एक्सरसाइज करनी, एंड सीडेंटरी जो लाइफस्टाइल है उसको छोड़ना, और हेल्दी लाइफ चॉइसेस होनी चाहिए। सो शुगर तो ठीक होगी और भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। सो लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है। डॉक्टर साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं कि किसी भी पर्सन को, मेरे मुंह से फिर पेशेंट निकलने लगा था, किसी भी पर्सन को जो ट्रीटमेंट ले रहा है डायबिटीज़ का, वो कितनी देर के बाद उसको अपने फुल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, आके डॉक्टर को मिलना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए? वो कितनी ड्यूरेशन के बाद होना चाहिए, या एक बार जो गोली खानी शुरू कर दी सारी उम्र वही खाते रहे? हम जो अपनी सारी डिस्कशन है टाइप 2 डायबिटीज़ पे रखेंगे, वो टाइप 1 एक एंटायरली डिफरेंट है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको आते ही जब उसको डायग्नोज होता है, आंखों का पर्दे का फंडस एग्जामिनेशन करना चाहिए, HbA1c है जो 3 महीने की शुगर, वो टेस्ट करना चाहिए, अपना लिपिड प्रोफाइल देखना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करने चाहिए, और यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए, एक ECG करानी चाहिए। ये तो बेसिक टेस्ट है, उसको फर्स्ट विजिट में करने चाहिए। अब अगर उसकी आइज़ नॉर्मल है तो उसे 1 ईयरली अपना जो फंडस एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर HbA1c थोड़ा हाई है तो 3 मंथली करना चाहिए। अगर उसका लिपिड डिस्टर्ब है तो 3 मंथली करना चाहिए। फिर फीट एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर एक डायबिटिक पेशेंट 3 to 4 टाइम में ईयर डॉक्टर से मिल लेता अपने, तो उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, तो इसके रिजल्ट्स, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। वहाँ एक USA में स्टडी की है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लेसर कॉम्प्लिकेशन, अगर शुगर में कम से कम कॉम्प्लिकेशन करनी है, वो है कि रेगुलर विजिट टू द डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करें, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, और जैसे डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, आपकी कंडीशन कैसी है, किसी को आइज़ का एग्जामिनेशन 3 मंथ पर कराना पड़ेगा। अब जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में मैंने देखा है कि कोई भी लेडी अपनी आइज़ का एग्जामिनेशन नहीं करती। रिकमेंडेशन है कि प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज़ होती है तो आइज़ का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि रेटिनोपैथी वर्सन हो जाती है। सो ये तो डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आपको ये टेस्ट रूटीन में करवाने चाहिए, बिकॉज स्टेज इन टाइम सेव्स टाइम। अब कई पेशेंट होते हैं कि डॉक्टर साहब ने टेस्ट कर दिए, इतने एक्सपेंसिव टेस्ट है, आप बार बार टेस्ट करा रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को फ्यूचर से पहले देख ले कॉम्प्लिकेशन को, एक बात बताऊँ बाबा जी आपको, जैसे आपका किडनी फंक्शन टेस्ट है, जब तक आपकी किडनी एक पूरी ख़राब नहीं हो जाती, दूसरी 50% ख़राब नहीं हो जाती, आपका यूरिया क्रिएटिनिन डिस्टर्ब नहीं होता। जब आपको पता लगता है कि मेरा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, काफ़ी डैमेज हो गया होता है किडनी को, बॉडी के पास इतना रिजर्व है। सो कुछ टेस्ट है, जैसे यूरिन का एक होता है एल्ब्यूमिन, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देखते हैं, वो थोड़ा पहले बता देता है। सो रूटीन टेस्टिंग से बेनिफिट है, आपकी जो डिजीज़ स्टार्ट हुई है, डॉक्टर उस हिसाब से पर्टिकुलर मेडिसिन यूज़ कर सकता है। जैसे मेटफॉर्मिन मेडिसिन, हम किडनी में फंक्शन में अगर डिस्टर्ब हो जाए, 30 से ज़्यादा कम हो जाए EGFR, तो हम नहीं यूज़ करते, तो डॉक्टर कैसे बताएगा कि आपने मेटफॉर्मिन लेनी कि नहीं लेनी विदाउट टेस्ट कराए। सो रूटीन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन ये है, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम होंगे जिससे उसको ये पता चले कि शायद मुझे शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ना 3 तो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम एंड साइन। उसे कहते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। प्यास ज़्यादा लगनी, मुंह सूखना और भूख ज़्यादा लगनी। जैसे कई लोग हैं रात को 12-1 बजे, पंजाबी में कहते हैं खो पड़ गई, ही वांट्स टू ईट समथिंग, और रात को 12 बजे 1-2 बजे जाके फ्रिज से निकालेंगे, कुछ खाएंगे, या यूरिन करने के बार बार फ्रीक्वेंसी, नॉकटर्नल जो रात को यूरिन आता है वो बढ़ जाएगा। ये 3 है क्लासिकल सिम्टम। इसके अलावा काफ़ी लोग जो है डायबिटीज़ के, वो यूरिन इन्फेक्शन के साथ आते हैं हमारे पास,
फीमेल है उनको इचिंग होगी प्राइवेट पार्ट्स पे, या मेल को इन्फेक्शन हो जाएगी माइकोटिक या फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा, टायर्डनेस बाबा जी बड़ी कॉमन है डायबिटीज़ में। लोग कहते हैं थक गया हूँ, स्ट्रेस है, ये है वो है, शुगर टेस्ट कराते नहीं, शुगर निकल आती है, टायर्डनेस, हंगरी रहते हैं बार बार। अच्छा, अब कई पेशेंट प्रेजेंट ही कॉम्प्लिकेशन से करते हैं। आपको देखे सुन के हैरानगी होगी कि जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है 30% लोगों का किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होता है, 16 से 17% लोगों की रेटिनोपैथी हुई होती है, 12 से 13% लोगों की जो होता है हार्ट के फॉल्ट पड़ होता है। सो कई डायबिटिक्स पेशेंट प्रेजेंट ही कॉम्प्लिकेशन से करते हैं। हार्ट अटैक हो गया, पता ही नहीं शुगर है, आईजी डॉक्टर ने वंडर्स देखा, पता ही नहीं शुगर है। सो कई तो क्लासिकल सिम्टम्स से प्रेजेंट हो गए और कई कॉम्प्लिकेशन से प्रेजेंट हो गए। सो दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो शुगर है, डायबिटीज़ है, ये जो हमारे और भी ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है जी। और इसकी प्रिवेंशन क्या है? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही बच के रहना है। बिल्कुल। अब ये डायबिटीज़ की वजह से जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनको किस तरीके से बचाना है, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। बाबा साहब, मैंने अक्सर देखा जो शुगर के या डायबिटीज़ पर्सन होते हैं ना, वो ग्लूको ओरिएंटेड रहते हैं। ग्लूको ओरिएंटेड मीन कि शुगर टेस्ट कर ली, ठीक आ रही है, चलो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। कई पेशेंट 3 साल बाद आए थे, मैं पूछता आप 3 साल आए क्यों नहीं, कहते ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। सो जो शुगर है सिर्फ ब्लड ग्लूकोज की बीमारी तो है नहीं, ये बीमारी किस चीज़ की है? आपको बताऊं कि जितने लोगों को स्ट्रोक होता है जनरल पॉपुलेशन, उनमें 70% डायबिटीज़ होते हैं। जिनको हार्ट अटैक होता है 60% डायबिटीज़ होते हैं। जिनकी किडनी डैमेज होती है 30% डायबिटीज़ होते हैं। जिनको रेटिनोपैथी होती है 20% वो डायबिटीज़ होती है। सो डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन आई डिजीज़। सो डायबिटीज़ एक बीमारी किसकी है? लिवर की, फैटी लिवर की, हार्ट अटैक की, स्ट्रोक की, पैरों की सर्कुलेशन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, डायबिटिक फुट बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, एम्पुटेशन हो जाती है। सो ये जो सारे ऑर्गन को इफेक्ट करती है, इसके लिए हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो हर किसी को पता ही शुगर ठीक रखनी है। खाली पेट उसकी शुगर 100 to 130 चाहिए, खाना खा के 140 to 160 चाहिए। HbA1c 6.5 to 7.5 डिपेंडिंग ऑन एज, अलग टारगेट है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड प्रेशर को ठीक रखना उतना ही जरूरी है जितना शुगर रखनी जरूरी है, क्योंकि इंक्रीज ब्लड प्रेशर का सीधा ही रिलेशन है मोर्टेलिटी से। जैसे 140 से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू होता है, चांसेस ऑफ किडनी डिजीज, स्ट्रोक एंड और जो कॉम्प्लिकेशन होती है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बढ़ जाते हैं। ऐसे कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसका भी सीधा रिलेशन है बैड आउटकम से। सो शुगर के पेशेंट को उसका ब्लड प्रेशर ठीक चाहिए, उसका लिपिड ठीक चाहिए, उसकी शुगर ठीक चाहिए एंड उसका वेट ठीक चाहिए, एंड उसके जो हेल्थी चॉइसेस होने चाहिए, फूड कौन से खाता है वो बहुत जरूरी है। सो अब एक होलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी, ये नहीं कि शुगर देखो और इलाज करी जाओ। सो टोटल 3-4 चीज़ें जो हमारी वो बिल्कुल ठीक चाहिए, जैसे बताया मैंने, ब्लड प्रेशर, लिपिड एंड बॉडी वेट एंड शुगर। डॉक्टर साहब, अब एक बात ये निकल के आई है कि आपका खान पान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या खाना है वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, एक छोटी सी लिस्ट बता दीजिए कि डायबिटीज़ के मरीज को क्या नहीं खाना है। एक तो ये है कि मीठा नहीं खाना है, क्योंकि आज तक जनरल परसेप्शन तो यही है कि मीठा नहीं खाना जी, मेरे को डायबिटीज़ है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मना है डायबिटीज़ में, वो काइंडली डॉक्टर साहब हमें गाइड करिए। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डायबिटीज़ पेशेंट में बाबा साहब ये जरूरी नहीं कि क्या खाना है, इंपॉर्टेंट है कि कितना खाना है। एक होता है वर्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि वो चीज़ खाने के बाद हमारी शुगर कितनी बढ़ती है। जैसे ग्लूकोज है उसका सबसे ज़्यादा है, फिर चीनी है, फिर गुड़ है, फिर शक्कर है। कई लोग सोचते हैं कि चीनी बैड है और गुड़ एंड शक्कर अच्छा है, बट वो भी डायबिटीज़ के लिए अलाउड। इवन हनी भी, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। कई चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, जैसे खीरा है, टमाटर है, प्याज है, सैलड्स है, पालक है या लीफी वेजिटेबल्स है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। सो ये चीज़ें फूड में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बाद एक चीज़ थी ग्लाइसेमिक लोड। जैसे आपने क्वांटिटी कितनी ली है। मैं अक्सर अपने पेशेंट से बात पूछता हूँ, सपोज कर लो आपने एक दिन 500 ग्राम पपीता खाया और एक दिन 1 चम्मच आइसक्रीम खाई है, शुगर किससे ज़्यादा बढ़ेगी? सारे कहते हैं आइसक्रीम से। रॉन्ग आंसर है। ये 1 स्पून है, उधर 500 ग्राम है। सो क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप पपीते की ज़्यादा क्वांटिटी खा लेते हो, अमरूद की ज़्यादा क्वांटिटी या किसी सेब की ज़्यादा खा लेते हो, तो वो ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा क्योंकि अमाउंट बढ़ गई। सो स्मॉल क्वांटिटी में आप थोड़ी बहुत चीज़ जरूर यूज़ कर सकते हो, बट उसका देखना चाहिए ग्लाइसेमिक लोड ना बढ़े। अब आपने जैसे बोला कि मीठा तो बिल्कुल मना है। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जैसे आलमंड्स है, जैसे पीनट्स है, जैसे चने हैं, रोस्टेड मक्की है, रोस्टेड सोयाबीन है, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है और फाइबर भी बहुत ज़्यादा बाबा साहब इनमें। आम डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, 80 to 85% में कॉन्स्टिपेशन आती है। अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो फाइबर भी मिलता है। अच्छा, बीन्स जो होते हैं ना, रेड बीन्स, ये बड़े अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है, बट उसको अगर बॉईल करके यूज़ करते हो, उसका सैलड बनाओ, वाइट काले चने उसको उबाल के रख लो, उसका सैलड यूज़ करो, तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, और इससे फिलिंग भी बड़ी जल्दी होती है। आप चने खाते हो, आपको पता है, रोस्टेड चने खाओ, एक गिलास पानी पियो, पेट फुल हो जाता है। तो ये फिलिंग भी करते हैं, आपका वेट भी कंट्रोल करेंगे और आपकी शुगर भी ठीक रखेंगे। ये तो बात हो गई एडल्ट्स की। अभी एक छोटा बच्चा है, जैसे आपने कहा भी टाइप 1 का तो हम अगली बार बात करेंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा अंश आप ये बता दीजिए, किसी बच्चे को अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो उसके क्या सिम्टम है। पेरेंट्स को देखिए, क्योंकि ये इंडिया जो है ना हमारा, ये यंग इंडिया है। ये पेरेंट्स इस टाइम पे, इनके बच्चे भी छोटे हैं और खुद भी वो यंग है, 33-34 बरस के हैं। एक छोटे बच्चे में क्या सिम्टम होंगे जैसे पता चल जाए कि ये टाइप 1 डायबिटिक्स है। बाबा जी, जो टाइप 1 एंड टाइप 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, टाइप 1 में क्या होता है कि ये टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और ज्यादातर छोटी एज में होता है। और टाइप 2 होता है वो इनिशियली इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता, 80 to 90% जो मेडिसिन यूज करते हैं, और कभी कभी हमें 10 या 15% में इंसुलिन यूज करनी पड़ती है। बट टाइप 1 बेसिकली वी हैव टू टेक द इंसुलिन। अब इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बॉडी के बीटा सेल होते हैं ना, उन पे एक ऑटो इम्यून अटैक होता है और बीटा सेल की फंक्शन बिल्कुल जीरो हो जाती है। अगर हम टाइप 1 पेशेंट की इंसुलिन के लेवल या सी पेप्टाइड के लेवल टेस्ट करें तो उसके लेवल बहुत कम आएंगे, क्लोज टू जीरो आएंगे। अब टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन बन रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, इसलिए मेडिसिन से उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं, या जो अंदर थोड़ी सी इंसुलिन बची उसे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और टाइप 1 के जो बच्चे होते हैं ना, वो एकदम बड़े सिक हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, वो टायर्ड फील करते हैं, थर्स्टी फील करते हैं और बार बार टॉयलेट जाते हैं। 4T से हम याद रख सकते हैं, थर्स्टी होते हैं, टायर्ड होते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं एंड थिन हो जाते हैं। टाइप 2 वाले ज्यादातर लोग ओबीज होते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है, ओबेसिटी होती है, फैटी लिवर वगैरह होते हैं। और इसमें जो ट्रीटमेंट और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बड़ा रोल है, क्योंकि टाइप 2 देख ओबेसिटी ओरिएंटेड है, लाइफस्टाइल से है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से है, और टाइप 1 में ऐसा नहीं है। अब टाइप 1 बच्चा सैर करके या वेट रिड्यूस करके तो ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि पहले ही कमजोर है। टाइप 2 में वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, सैर करनी पड़ेगी और ये सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। और टाइप 1 पेशेंट विदाउट इंसुलिन बड़े सीरियस हो जाते हैं। एक वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। इंसुलिन के लेवल बिल्कुल कम होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, वो कीटोन्स बढ़ जाते हैं और बच्चे के ब्रेन पे जाके असर कर देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट कर देते हैं, टॉक्सिन होती है। तो यहाँ बच्चे को विदाउट इंसुलिन सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। सो टाइप 1 में इंसुलिन सर्वाइवल के लिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरी है। और टाइप 2 में वो इंसुलिन के बिना काफी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सो ये मोटा मोटा डिफरेंस है बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और जितना मैं समझाऊं कि ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे के केस में है चाहे एडल्ट के केस में है। जैसे आपने बताया कि बच्चे के केस में यूरिन ज़्यादा आएगा, या उसकी वीकनेस हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या उसके यूरिन पे कीड़ियाँ चलेंगी। और बड़ों के लिए भी ऑलमोस्ट वैसे ही सिम्टम है कि उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, रात को उठ के ज़्यादा जाएगा, ऑर्गन्स इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, अपना कीमती टाइम दिया, और आपने एक अथेंटिक नॉलेज दी, जो कि हमारा पर्पज़ ये था कि हमें अथेंटिक नॉलेज अपने व्यूअर्स को हम दें। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई एम इक्वली थैंकफुल बिकॉज एजुकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। आप किसी भी फील्ड में किसी को एजुकेट करते हैं, वट एवर डायबिटीज़ है, कोई अदर लाइफ का भी वो जो फील्ड है, तो उसके रिवार्ड्स बड़े अच्छे मिलते हैं। मैंने देखा कि एक अगर बंदे को डायबिटीज़ घर में होती है, अगर वो सीरियसली डॉक्टर की एडवाइस सुनता है तो बाकियों को भी बेनिफिट होना शुरू हो जाता है।
हस्बैंड को शुगर होगी, वाइफ एंड बच्चे भी फॉलो करना शुरू करते हैं। अगर हम सोसाइटी को ऐसे एजुकेट करते हैं, जैसे आप लोग पहले ही बोला कि यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बच के रहना आपका बड़ा इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग है, लोगों की बड़ी हेल्प करने वाला प्रोग्राम है ये। जो आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हो, इनकी लोगों की लाइफ चेंज होगी, लोगों की जो कॉम्प्लिकेशन कम होगी, शुगर तो ठीक होगी, दे विल फील बेटर आल्सो। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मौका दिया ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए। थैंक यू बाबा जी। डॉक्टर साहब, आपसे एनकरेज होके मैं अपील भी करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी सब तक पहुंच सकें, और शेयर इसलिए करें कि ये बेनिफिट उन तक ही नहीं रह जाए, ये हमारे समाज में पूरी तरह से फैलना चाहिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यूर वेलकम।